बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा सरप्राइज़ आया गया है। और ये जो बड़ा सरप्राइज़ है वो ये है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल करने के हवाले से जो चंद दरख्वास्तें, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान ख़ान, इसके अलावा एतज़ाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा और साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, इनकी जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये दरख्वास्तें एक्सेप्ट कर ली गई हैं और इनको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। चीफ़ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। और ये सरप्राइज़ इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे हलके या बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो 9 रुकनी बेंच बनाया है, इस बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल हैं। ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बल्कि इससे भी एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें यह है कि इसमें ये जो 9 रुकनी बेंच है, इसमें मुस्तकबिल के जो 7 चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं वो भी शामिल हैं, बशमूल चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के। तो गेम इज़ ऑन आप कह लें। और बड़ी इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद इस बेंच से अलहदा होने जा रहे हैं। अब इसकी रीज़न भी मैं आपके सामने रखूँगा कि बेसिकली वो क्या एक टेक्निकल सी रीज़न है जिसकी बेस पर ये कहा जा रहा है और शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच से अलहदा हो जाएं, लेकिन इसके चांसेस भी बहुत कम हैं। कुछ तफसीलात हैं आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, इस 9 रुकनी बेंच के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। और कल के व्लॉग में मैंने एक आपसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एक लेटर का जिक्र भी किया था, वो मैं एंड में शेयर करना भूल गया था। बतौर चीफ़ जस्टिस वो क्या काम करने जा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट का मैंने जिक्र किया था। व्लॉग के आखिर में उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो ये जो 9 रुकनी बेंच है, इसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं और कैसे ये सरप्राइजिंग और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये 9 रुकनी बेंच बना है। और इसमें एक ये भी सवाल है कि 9 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया, 16 जजेस हैं तो 16 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच क्यों नहीं बनाया गया, इसका जवाब भी जो है वो मैं आगे चल कर देता हूँ आपको। लेकिन पहले ये जो 9 रुकनी बेंच में जो जजेस शामिल हैं ये आप सुन लें। इनमें सबसे पहले तो जस्टिस उमर अता बंदयाल यानी कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, दूसरे नंबर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नामज़द चीफ़ जस्टिस। फिर इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीनियर 3 जज हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस ये नहीं बनेंगे, उससे पहले ये रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल एहसन, ये भी मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जो है वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब चीफ़ जस्टिस बनेंगे। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी, फिर इसके अलावा जस्टिस सईद मज़हर अली अकबर नकवी और इसके अलावा जस्टिस आयशा ए मलिक। तो ये वो बेंच है 9 रुकनी और ये वो जजेस हैं जो कि इस 9 रुकनी बेंच में शामिल हैं। और इनमें 7 जजेस वो हैं जो कि एक तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, इसके अलावा 6 जजेस जो हैं वो मुस्तकबिल के भी चीफ़ जस्टिस हैं। इसलिए ये बेंच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो इसका फ़ैसला होगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और जो दरख्वास्तें वगैरह दायर की गई हैं, बेसिकली 4 दरख्वास्तें हैं जिनको टेकअप किया गया है। एक तो इनमें जो हैं जवाद एस ख्वाजा साहब साबिक़ चीफ़ जस्टिस रहे हैं। दूसरे नंबर पर एतज़ाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा की जानिब से जो एतज़ाज़ अहसन की जानिब से असल में दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन वो जो रिक्वेस्ट थी चीफ़ जस्टिस से कि आप इस केस को जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर करें, उसमें एतज़ाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा दोनों शामिल थे। और फिर इसके अलावा जो है वो करामत अली साहब हैं और फिर इसके अलावा इमरान ख़ान साहब हैं। तो ये वो 4 लोगों की दरख्वास्तें हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और आज अब से कुछ ही घंटे के बाद जो समाअत है वो इसके ऊपर शुरू हो जाएगी। तो ये तो वो बेंच था। और अब मैं आता हूँ कि असल में मामला क्या है कि ये जो बेंच टूटने के हवाले से कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो शायद इस बेंच से अलहदा हो जाएं। अच्छा, उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो मैंने बात की कि 16 जजेस हैं तो 16 जजेस पर मुश्तमिल क्यों नहीं किया गया।
तो इस हवाले से ये है कि ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियों का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है। तो बहुत सारे जो जजेज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी का भी मामला देखना है। तो जो जो जजेज़ अवेलेबल थे उनके ऊपर ये जो बेंच है वो बना दिया गया है। तो बाकी जो 7 जजेज़ हैं वो ज़ाहिर सी बात है छुट्टियाँ, और इसी तरह से सारे जो जजेज़ हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी छुट्टियों के ऊपर जाना है, लेकिन वो बाद में जाएंगे। तो जो अवेलेबल जजेस थे, इवन के जो मुलाकात एक हुई थी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और एतज़ाज़ हसन और लतीफ़ खोसा की, उसमें भी ये मामला डिस्कस हुआ था कि फुल कोर्ट बना दी जाए। तो उसमें भी चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि इस वक्त जितने अवेलेबल जजेस हैं उनके मुताबिक फिर लार्जर बेंच बन सकता है। तो ये एक जो रीज़न है वो इसकी है। तो बहरहाल ये जो 9 रुकनी बेंच है वो बनाया गया है। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलहदा होने का मामला इस वक्त क्या है, तो इस पर सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हसन अयूब साहब हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और वो ये कहते हैं कि चूँकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ये समझते हैं कि जो एक हुकूमत की जानिब से बिल पास किया गया था कि चीफ़ जस्टिस कोई भी आज ख़ुद नोटिस लेंगे या वो कोई भी बेंच तश्कील देंगे, तो वो जो 3 रुकनी कमेटी होगी उस कमेटी में जो मैटर है वो जाएगा और फिर वो कमेटी डिसीजन लेगी। यानी कि कोई भी बेंच बनाना होगा तो उसमें वो 3 रुकनी कमेटी होगी और उस कमेटी में 3 मोस्ट सीनियर तरीन जजेज़ हैं, यानी कि जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल। तो इन तीनों ने मिलकर फ़ैसला करना है और फिर कोई बेंच तश्कील देना है। तो चूँकि ये जो बेंच तश्कील दिया गया, ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो खुद ही तश्कील दिया है। फिर इसके अलावा जो खुद मैटर हैं वो भी 3 रुकनी कमेटी के पास नहीं है, और चूँकि ये जो बिल था ये मुअत्तल भी कर दिया गया था। तो बहरहाल इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये समझते हैं कि चूँकि वो कमेटी में जाना चाहिए, तो ये वो रीज़न होगी कि चूँकि कमेटी ने ये बेंच तश्कील नहीं दिया तो इस वजह से वो अलहदा भी हो सकते हैं। हालांकि जो खुद नोटिस के हवाले से इन्होंने फ़ैसला भी दिया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, और फिर उसके ऊपर एक और लार्जर बेंच भी बना था और वो फ़ैसला उड़ा दिया गया था। और फिर ये जो बिल हुकूमत ने पास किया, इसको भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था बेंच की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से ही। तो इसलिए कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो ये तभी इम्प्लीमेंट होगा कि जब वो ये जो बेंच है अगर इसने मुअत्तल ना किया होता तो फिर इम्प्लीमेंट हो सकता था। तो बहरहाल ये एक रीज़न बताई जा रही है कि इस वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अलहदा हो सकते हैं। और फिर दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि चूँकि इससे पहले चीफ़ जस्टिस की जानिब से किसी भी लार्जर बेंच में जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया। हालांकि सिर्फ एक दो बेंचेस होंगे शायद, उनमें इनको शामिल किया गया, लेकिन ज़्यादातर इनको जो है वो शामिल नहीं किया गया। और फिर इसके अलावा पिछले 2 महीनों से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से खाली एक आधा बेंच होगा जो कि फ़िक्स वगैरह हुआ है उनकी कोर्ट में, इसके अलावा वो कोई भी केस नहीं सुन रहे और चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक और रीज़न है, और वो चैम्बर वर्क करने की रीज़न भी यही है कि चूँकि चीफ़ जस्टिस बेंच नहीं तश्कील दे सकते उनके ख़्याल में, तो चूँकि बिल हुकूमत ने पास कर लिया है लेकिन वो बिल मुअत्तल भी हो चुका है। तो बहरहाल ये वो 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो ये कह दें कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है और इस बेंच से अलहदा हो जाएंगे। लेकिन जो ये मामला है एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोयत का ये मामला है, और फ़ौजी अदालतों के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो पहले भी एक अगेंस्ट जो फ़ैसला है वो दे चुके हैं। और फिर अगर वो इस बेंच से अलहदा होते हैं तो ये जो 2 रीज़न्स, अगर इन रीज़न्स की बुनियाद के ऊपर अलहदा होते हैं तो फिर और ही बहुत ज़्यादा जो सवालात हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर उठ जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये इतना इम्पोर्टेंट जो मैटर है और इस मैटर को लाजमी सुनना और इस मैटर के ऊपर लाजमी फ़ैसला देना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस मैटर को सुनना और सीनियर जजेस की जानिब से सुनना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल ये 2 रीज़न उनके हवाले से बताई जा रही हैं कि शायद वो ये ना सुने, लेकिन मेरे ख़्याल से उनको ये सुनना भी चाहिए। और चूँकि इसमें जो बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है वो भी अच्छा भला सीनियर बेंच है, वो भी ये नहीं है
कि मतलब है कि उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 7 जो जजेज़ हैं वो एक तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस और बाकी जो 6 हैं वो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा और ये जो फ़ैसला होगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरी तरफ ये जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, इन दरख्वास्तों के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ। ख़ास तौर पर जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, इनमें वो बेसिकली कहते क्या है, माफ़ कीजिएगा, अच्छा, इनमें बेसिकली उनकी इस्तदा क्या है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस्तदा लेकर आए हैं। तो इनमें बुनियादी तौर पर यह कहा गया है जी कि आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए। तो एक तो ये है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं जी कि आर्मी एक्ट के सेशन मुख्तलिफ सेशंस का हवाला दिया, आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादम हैं जिन्हें कालादम करार दिया जाए। तो एक तो गैर आइनी भी करार दिया जाए और दूसरे नंबर वो कहते हैं कि कालादम भी करार दिया जाए। मज़ीद इस्तदा की गई है इसमें कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से किए गए अफराद को कहाँ रखा गया है इसका डेटा तलब किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए भेजे जाने वाले मुल्ज़िमान को फ़ौजदारी अदालतों में ट्रायल के लिए सिविल अथॉरिटीज़ के हवाले करें। मिलिट्री कोर्ट्स की तमाम कार्रवाई रोकने और कोई भी हतमी फ़ैसला जारी करने से रोका जाए। तो ये बेसिकली इसमें जो इस्तदा है वो की गई है। और ये जो दरख्वास्त मैं आपके सामने पढ़ा था, ये बुनियादी तौर पर जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा उनकी जानिब से दायर की गई थी। इसके अलावा इमरान ख़ान और एतज़ाज़ हसन वगैरह की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें भी यही सेम जो इस्तदा वगैरह है वो की गई है। तो बहरहाल आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग होने जा रही है। देखते हैं इसमें आगे जो है वो क्या फ़ैसला आता है। आखिर में जो मैंने आपसे कहा था कि चूँकि नामज़द हो चुके हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस, तो इनकी जानिब से एक लेटर सामने आया है और ये लेटर बेसिकली इनकी जानिब से लिखा गया है साबिक़ सदर हैं मुल्तान बार के उनको। और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो उस सूरत में वो क्या क्या जो कुछ अहम इक़दामात है वो करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो उनकी जानिब से कहा गया है जी कि बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मुकदमात फ़ैसलों का निज़ाम साफ शफाफ बनाने की कोशिश करूँगा। दूसरे नंबर पर जस्टिस फ़ैज़ कहते हैं कि बेंचेस की तश्कील और मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए शफाफ बनाने की जो कोशिश है वो भी करूँगा। फिर मज़ीद वो कहते हैं जी कि बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बार के ताउन से अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करूँगा। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये बेसिकली वो 3 चीज़ें थी जो इनकी जानिब से उस लेटर में लिखी गई हैं कि इन 3 चीज़ों को बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो उनकी जानिब से की जाएगी। तो बहरहाल ये वो कल रह गया था मेरे से, मैंने कहा वीलॉग में तो आपके साथ जो है वो मैं ये भी शेयर करता चलूँ। तो बहरहाल आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मज़ीद क्या समाअत होती है इसका जो अहवाल है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जाते जाते आखिर में एक बड़ी ख़बर और भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ और वो ख़बर ये है कि एतज़ाज़ हसन और लतीफ़ खोसा इन दोनों की जो बुनियादी रुकनीत है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से मुअत्तल कर दी गई है। और ख़बर के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी व रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि लतीफ़ खोसा या एतज़ाज़ हसन की पार्टी जो रुकनीत है ये कल ख़बर सामने आई थी कि इन दोनों की रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, लेकिन फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि इन दोनों की जो रुकनीत है वो मुअत्तल नहीं की गई। गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी की जानिब से कहा गया कि लतीफ़ खोसा ने बग़ैर इजाज़त एक पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की। लतीफ़ खोसा या एतज़ाज़ हसन को कोई शोकाज़ नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि लतीफ़ खोसा की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। वाज़े करना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल नहीं की गई। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि लतीफ़ खोसा के ख़िलाफ़ पंजाब की क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। तो बहरहाल ये कल से जो एक अहम ख़बर थी वो गर्दिश कर रही थी कि शायद इन दोनों की जो बुनियादी रुकनीत है वो पीपल्स पार्टी ने ख़त्म कर दी है। बहरहाल ये फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि उनकी जो रुकनीत है वो ख़त्म नहीं की गई। आगे चलकर परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी ये ख़बर आपको देता चलूँ और उसमें यह है जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और ये मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की जानिब से परवेज़ खटक को इजहार वजूआ का
नोटिस जारी किया गया है जिसमें उनसे पूछा गया कि पार्टी अरकान को जमात से अलहदगी पर वो क्यों उकसा रहे हैं। 7 रोज़ का जो टाइम है वो उनको दिया गया है कि 7 रोज़ के अंदर जो जवाब है वो जमा करवाएं इस नोटिस के ऊपर, अदरवाइज़ कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर ही की जाएगी। और इसके अलावा मज़ीद ये है नोटिस में कहा गया है कि जमात के इल्म में आया है कि आप अरकान से रवाबित कायम करके इन्हें जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं, इसलिए 7 दिन के अंदर अपना मुफस्सिल जो जवाब है वो जमा करवा दें। तो ये नाज़रीन आज की हम डिटेल्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।